Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. As in last lecture, we have discussed something about the graphical solution, and today we are continuing with the same topic. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला जो एग्जांपल आप लोगों के सामने खुला हुआ है एग्जांपल 2.41, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये किस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा था कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हम लोगों ने ग्राफ किया था। थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर को, आज के लेक्चर को फिर दोबारा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इन सारे कंस्ट्रेंट्स को वन बाय वन आप लोगों ने पहले ग्राफ करना होता है। जब आप ग्राफ कर लेते हैं तो फिर आपने इसका एक फीजेबल रीजन फाइंड करना होता है। उस रीजन में वो रीजन जहाँ पे इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो होते हैं, जिनको हम बेसिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। वो सॉल्यूशन तो होते हैं लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होते। दूसरी बात ये है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑपरेशंस रिसर्च में जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करते हैं, क्योंकि ये कॉन्वेक्स रीजन बनता है। और कॉन्वेक्स रीजन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉन्वेक्स रीजन जो है, कोई भी दो पॉइंट अगर आप किसी रीजन में स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो जो रीजन होगा वो आपका कॉन्वेक्स होगा। और अगर कोई रीजन कॉन्वेक्स होगा तो उसमें जो उसका मिनिमम या मैक्सिमम या एक्सट्रीम वैल्यू जो होगी वो उसकी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो इसीलिए आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग में जो सॉल्यूशंस आते हैं वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। और जब आप स्केच करते हैं इनइक्वालिटीज़ को, बहुत सारे जो आप जब ग्राफ स्केच करते हैं तो आपके पास बहुत से कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं। जिस तरह से इसमें बहुत से कॉर्नर पॉइंट्स थे, एक ये वाला था, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट था, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट था, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट था, यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट है, और यहाँ पे बहुत से कॉर्नर पॉइंट्स आपके बनेंगे। लेकिन जो कंसीडर करेंगे हम वो वाले करेंगे जो हमारे पास फीजेबल रीजन में आएंगे। और रीजन हम लोगों ने ये बनाना सीखा था कि हम लोग फीजेबल रीजन जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वो एरिया या वो पोर्शन हमारा फीजेबल रीजन होगा जहाँ पे सब के सब कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हों। हाफ प्लान को डिस्कस किया, we have discussed boundary, we discussed feasible solution, we discussed feasible region in the last lecture, and we have also an example using the graphical method as well as. Then we discussed convex region, extreme point, convex set, concave set. In the last lecture we have discussed everything about this, and we did this example. For example, this example we have solved in last lecture, and we have this solution for the प्रॉब्लम। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, यानी कि हम लोगों ने ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अच्छा, इसमें मैं आपको कल तो यही प्रॉब्लम हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के साथ किया था, यानी कि आपने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद आपने एक जी की लाइन बनाई जो कि आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट लिया, और ओरिजिन से स्टार्ट लिया तो ओरिजिन भी हमारा इनिशियल सोल्यूशन होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है 0 0। तो हम लोगों ने यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट लिया, तो ओरिजिन से आप इस लाइन को दोनों साइड पे मूव करा सकते हैं, अप डाउन। अगर आप मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप अप साइड मूव करेंगे, और अगर आप मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो अप टू डाउन आएंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन। जिस पॉइंट को सबसे लास्ट में इस पॉइंट लाइन ने टच किया वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट ठहरा। तो ये तो था ग्राफिकल मेथड का थोड़ा सा ओवरव्यू जो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल, अगर यही प्रॉब्लम जो मेरे सामने खुला हुआ है, अगर यही प्रॉब्लम मैं चाह रहा हूँ कि मैं ग्राफिकल सॉल्व ना करूँ, मैं इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर लूँ, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर सुन लें, ये बड़े काम की जो बात आपको बताने वाला हूँ, ये बड़ा काम की बात है, ये शायद आगे जाके आप लोगों को ज़रूरत पड़े इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यही जो प्रोसीजर है ये हम लोग अलजेब्रिकली मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेसिकली जब सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे, लेट मी चेंज द कलर, मैं थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इन सब के ग्राफ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आपने जितने भी आपके कंस्ट्रेंट्स है सबके आपने ग्राफ बना लिए। अब हम लोग अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग ग्राफिकल मेथड, हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज नहीं कर रहे, मतलब ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे। अगर अलजेब्रिकली फिजिकली पेपर पे इसको सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व होगा।
तो सबसे पहले तो आपको ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि जैसे ही आपने ग्राफ बनाया, अब ये वाला पॉइंट आपने फाइंड करना होता है। अब ये पॉइंट आपका कौन सा होगा? मेरे ख्याल में आप लोग सिंपली ये पॉइंट बता सकते हैं कि दिस इज 0,4, एक कॉर्नर पॉइंट, यानी कि ये मेरे ख्याल में 0,4 होगा। बहुत आसान है, सिंपल है, वाई एक्सिस पे 0,4 है या 4 से थोड़ा नीचे है, ये आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और ये कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप x की जगह पे आप यहाँ पे y, यानी कि ये जो ग्राफ है ये कौन सी इनइक्वालिटी का है? ये इस इनइक्वालिटी का ग्राफ है, ये वाला, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बेसिकली मैं पहले इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे x y 0 पुट करेंगे तो x इज लेस देन 11 हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो x आपका 11 हो जाएगा और जो आपका y है वो 0 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप x 0 पुट करेंगे तो y आपका क्या मिलेगा? 11/3। तो ये पॉइंट आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट होगा हमारा ये वाला, आप ये भी आसानी से 0 0 हो जाएगा। तीसरा कॉर्नर पॉइंट होगा हमारा ये वाला, यानी कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच करेगा, इसका सॉल्यूशन। ये तीनों पॉइंट तो बिल्कुल आसान थे फाइंड करना। अब मसला ये हो रहा है कि मसला जो है वो इन दो पॉइंट्स में है, यानी कि फिजिकली आप कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये वाला कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना और ये वाला कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना, ये कैसे फाइंड करेंगे? ये तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे थे, ये आसान है, ये हो जाते हैं, ये आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अब आपको ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये कैसे फाइंड करेंगे? अब ये फाइंड करने के लिए आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है x + 3y, x + 3y अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे रखेंगे x + 3y, और इसको इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। आपको पता है कि बाउंड्री किस तरह से सेट करते हैं। बाउंड्री सेट करने के लिए आपको इक्वेशंस को कंस्ट्रेंट में कंस्ट्रेंट जो आपके इनइक्वालिटीज है उसको इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है। और ये देखिए मैंने इस इनइक्वालिटी का इक्वेशन लिखी है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये कौन सी इनइक्वालिटी की है? ये है 4x + y < 15। 4x + y, 4x + y यहाँ पे आप लिखें, और ये y, और ये इक्वल टू आप इसको 15 कर लें। ये देखें, ये इक्वेशन आपने यहाँ पे लिख ली है दोनों। जब आप ये दोनों इक्वेशन लिख लेंगे जब आप ये इक्वेशन लिख लेंगे तो अब आप इनको क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, लीनियर अलजेब्रा में सिंपल दो वेरिएबल दो इक्वेशन, बहुत आसान इक्वेशन है। आप सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x 0 हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स भी आपने फाइंड कर लिए। इसी तरह से अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन की ग्राफ बनाएंगे 2x - 3y < 5, और इसके लिए आप बनाएंगे 4x + y < 15। तो ये वाला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। अब आपके पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स हो गए? एक ये वाला, 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 यानी कि आपको 5 कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप 1 बाय 1 ये कॉर्नर पॉइंट उठा के अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे, जिस पे वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो वाला कॉर्नर पॉइंट आपका मैक्सिमम होगा। तो मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा हो गया कि ये किस तरह से ये वर्क जो है वो प्रोसीजर जो है वो वर्कआउट कर रहा है। तो ये आप आसानी से इसके सॉल्यूशन जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब फिजिकल प्रोसीजर ये किस तरह से होगा, ये 3rd चैप्टर में जब जैसे ही हम लोग मूव करेंगे वहाँ पे जाके हम लोग इसको जो है वो फाइंड कर लेंगे कि आपका जो ये जो प्रोसीजर है ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो ये था आपका थोड़ा सा
सॉल्यूशन के हवाले से कि आप फिजिकल किस तरह से करेंगे। बाकी ये हम लोग जैसे ही थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। उसके बाद आपके पास है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट केसेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एलपी, यानी कि जो डिफरेंट केसेस आपके पास बनेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के, वो किस तरह के होंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है यूनिक या फाइनाइट सॉल्यूशन। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से आपके पास होंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। जिस तरह से अभी रिसेंट एग्जांपल हम लोगों ने किया है, तो इसमें आपको सिर्फ देखें एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है, वो ये वाला है। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग यूनिक या फाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ एक सॉल्यूशन। तो ये था आपका यूनिक सॉल्यूशन। द एग्जांपल 3.54 डेमोंस्ट्रेट अबव एग्जांपल एलपी हैविंग यूनिक या फाइनाइट सॉल्यूशन। जो एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं उसमें जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन मिला है। यूनिक का मतलब है सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलना, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। चले अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे इसमें अगर आप देखेंगे तो और तरह के कुछ सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, वो भी देख लेते हैं। चलें जी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब अनबाउंडेड सॉल्यूशन में आपको देखें, अगर आप इन कंस्ट्रेंट्स को देखें, फॉर एग्जांपल आपको कुछ दो कंस्ट्रेंट इस तरह से मिल गए हैं और ये उसका ये ग्रेटर देन है और ये जो है वो लेस देन है। अब देखें जो रीजन बन रहा है यहाँ पे देखें कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं बन रहा, ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का। ये तो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है, एक ये वाला सॉल्यूशन शायद मिल जाएगा और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये वाला सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन तो इसके मिल जाएंगे, लेकिन इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। इफ द फीजेबल रीजन इज नॉट बाउंडेड, अगर आपका फीजेबल जो रीजन है वो बाउंडेड ही नहीं है, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका जो रीजन यहाँ पे जो बन रहा है, ये वाला जो रीजन है ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है, इसका अपर बाउंड नहीं है और हम प्रॉब्लम कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन का। अगर यही प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होता तो शायद मेरे पास सॉल्यूशन होता। मिनिमाइजेशन के लिए या तो मेरे पास ये वाला सॉल्यूशन होता, ये वाला कॉर्नर पॉइंट या ये वाला कॉर्नर पॉइंट। अगर ये दोनों ना होते तो ओरिजिन तो उसका पक्का सॉल्यूशन था, अगर ये मिनिमाइजेशन का केस होता। लेकिन मैक्सिमाइजेशन के केस में आपका ये इसमें आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। अनबाउंडेड सॉल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि इसका जो अपर बाउंड है, यानी कि अगर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो इसका एरिया है, ये आपका क्या है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये देखें ये अनबाउंडेड है, तो इसमें आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। It is possible that the value of objective function goes on increasing without leaving the feasible solution. This is known as unbounded solution. क्योंकि इसमें जो z की वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी, जब आप ऐसे मूव करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी और ये आपके जो फीजेबल रीजन में से बाहर निकलती जाएगी। जितनी बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम में आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पास इस तरह के ग्राफ्स आ जाते हैं। तो ये इस तरह के आपके बहुत से सवाल थे, यानी कि आप पूछ रहे थे कि सर क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरह के सॉल्यूशंस भी आपको देखने में मिलेंगे बहुत सारे लीनियर प्रोग्रामिंग्स में। फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब मल्टीपल सॉल्यूशन बड़ा मज़ेदार है, इसको ज़रा गौर से समझ लें। फॉर एग्जांपल मल्टीपल सॉल्यूशन से क्या मुराद है? मल्टीपल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल ये वाला आपका कोई कंस्ट्रेंट है, ये तीनों कंस्ट्रेंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब ये तीनों कंस्ट्रेंट हैं, तीनों की जो इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउन है, इसकी डायरेक्शन अप है, इसकी अप है, इसकी, यानी कि ये वाला जो है बाउंडेड रीजन तो आपका बन रहा है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है, ये L1 है, ये L1 है और इसी के ऊपर मैं एक और लाइन बना देता हूँ ब्लू कलर, बिल्कुल इसके ऊपर है। ये शायद मैं बनाने में मिस्टेक हो, लेकिन आप समझ लें कि ये L2 जो है ये L1 के बिल्कुल ऊपर है, यानी कि दे आर पैरेलल एंड दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर।
तो अब मैथमेटिक्सली में आपको पता होगा अगर दो लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं हर जगह पे, तो उनके जो सोल्यूशन पॉइंट्स होंगे वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन पॉइंट्स होते हैं। तो ये देखें, अगर किसी जगह पे आपके पास जी में इस तरह का केस आ जाए कि मैंने आपको पहले तो कहा था कि जो सोल्यूशन पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर होते हैं, तो जैसे ये यहाँ पे आएगा ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से, तो इसमें ये कॉर्नर पॉइंट तो सोल्यूशन होंगे, ऑब्वियस है ये कॉर्नर पॉइंट इसके सोल्यूशन होंगे, लेकिन इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो वो इसका सोल्यूशन होगा। x1 और x2 की डिफरेंट वैल्यूज होंगी लेकिन z की वैल्यूज सेम आएंगी। तो इस तरह का अगर कहीं पे केस आ जाता है आपका, यानी कि आपका कोई कंस्ट्रेंट पैरेलल हो जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन z के कोफिशिएंट्स और आपके पैरेलल जो आपका जो कंस्ट्रेंट है उसके कोफिशिएंट अगर आपस में खुदा ना खास्ता कहीं पैरेलल हो जाते हैं, तो ये समझ लें कि आपके पास प्रॉब्लम में क्या होगा, मल्टीपल सोल्यूशन होगा। If the z line is parallel to any side of the feasible region, all the points lying on that side constitute optimal solution as on the figure 3। तो अगर आपका z की वैल्यू कभी किसी भी कंस्ट्रेंट्स के साथ पैरेलल हो जाए तो वो आपके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, या जिसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में मल्टीपल सोल्यूशन भी कह लेते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इसमें मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। चलें आगे बढ़ते हैं। इनफीजिबल सॉल्यूशन, अब ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जिनमें सॉल्यूशन होता ही नहीं है। समटाइम्स द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट डज नॉट फॉर्म अ फीजिबल रीजन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इनइक्वालिटी इस तरह से आ जाए, बहुत आसान सा एक इनइक्वालिटी बना देता हूँ। एक आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाली आपके पास आई है इनइक्वालिटी जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। फॉर एग्जांपल इसका जो डायरेक्शन है वो ये है सॉल्यूशन का, मतलब इसका जो फीजिबल सॉल्यूशन है वो इस तरफ है, और एक आपके पास आई है इस तरह से जिसका फीजिबल सॉल्यूशन इस तरफ है, इस तरफ ऊपर की साइड। तो फॉर एग्जांपल अब आप देख रहे हैं कि ये इसका मुंह इस तरफ जा रहा है, इसका सॉल्यूशन इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कोई रीजन ही नहीं बन रहा। ऐसे प्रॉब्लम समटाइम्स द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स डज नॉट फॉर्म अ फीजिबल रीजन, it all due to inconsistency in the constraints। in such situation the LP is said to be infeasible solution। और इस केस में जो LP है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आपके इनफीजिबल सॉल्यूशन जो हैं वो बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड है, तो यहाँ पे कोई फीजिबल रीजन ही नहीं बनता। यानी कि ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें आप फीजिबल रीजन ही नहीं बना सकते, आप उसको कह सकते हैं कि इनफीजिबल सॉल्यूशन है। या ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग जिनमें आपके पास सॉल्यूशन बाउंडेड रीजन ना बन रहा हो, बेसिकली वो इनफीजिबल सॉल्यूशन होते हैं। फिर आपके पास है यूनिक फीजिबल पॉइंट। अब यूनिक फीजिबल पॉइंट एक अलग चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस नहीं की, या हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस नहीं किया। पिछले एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ली थी वन बाय वन, शायद थ्योरेटिकल बातों बातों में हम लोगों ने, लेकिन वी डिडंट डिस्कस यूनिक फीजिबल पॉइंट। एंड व्हाट इज यूनिक फीजिबल पॉइंट? द सिचुएशन अराइज व्हेन द फीजिबल रीजन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉइंट। ये कंडीशन तब होती है जब आपके पास जो फीजिबल रीजन हो उसमें सिंगल एक ही पॉइंट हो, यानी कि एक ही कॉर्नर पॉइंट आपको फीजिबल रीजन का मिला हुआ हो। occurs only when number of constraints is at least equal to the number of decision variables। और ये कंडीशन तब आपके पास अराइज होती है जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन और अननोन दोनों आपस में बराबर हो। यानी कि ये वही लीनियर अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट है कि इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स अननोन्स, तो उसमें आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसमें आपके पास यूनिक फीजिबल पॉइंट होगी अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स एक जितने हों। द नंबर ऑफ constraint at least equal to the number of decision variable। An example of figure show in this case there is no need for optimization as there is only one solution। तो इसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं, दो अननोन्स हैं, तो ये ऑब्वियस है उनमें एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो दो इक्वेशन है और उसमें एक सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन है तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको ऑप्टिमाइज करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उसमें एक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये था अनयूनिक या फीजिबल पॉइंट, इसको हम कहते हैं यूनिक या फीजिबल पॉइंट, जो एक ही सॉल्यूशन हो।
या इन अदर वर्ड्स इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल आर इक्वल। तो कुछ की टर्म्स थे इस चैप्टर में, इस सेक्शन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्राफिकल वाला। तो की टर्म्स हैं लीनियर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप फंक्शन कंस्ट्रेंट्स कंपोज लीनियर होते हैं, यानी कि व्हाट डज मीन बाय लीनियर फंक्शन। A linear function contains terms of which composed of only single variable raised to the power 1। ऐसे फंक्शन जिनकी पावर 1 हो वो लीनियर कहलाते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल 3x + 2y = 7 है, ये लीनियर है। x² + 2y = 6, ये नॉन लीनियर है। तो पहली डेफिनेशन ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं, इससे यहाँ पे सिर्फ की टर्म्स लिखे हैं, यानी कि अगर एंड में आपको ये याद हो कि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या होता है। यस दुनिया क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 11 जी सर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास होता है दो टाइप का, एक मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का होता है, जो हम प्रॉब्लम को मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, वो तो मैक्सिमाइजेशन का केस हो गया या मिनिमाइजेशन का केस हो गया। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर प्रॉफिट आई थिंक जो होगा। हाँ, यानी कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जी है, सर। यानी कि जो गोल है बेसिकली, वो वाला फंक्शन जिस पे हम लोग पूरा वर्कआउट करेंगे, जो हमारा गोल है पूरा हर चीज का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इट इज प्रॉफिट होगा, जी सर, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज होगा, और अगर लॉस होगा तो मिनिमाइज। परफेक्ट। इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स z = x1 + x2 is the most typical form of objective function or maximize or minimize। ये एक फंक्शन होगा बेसिकली जो हमारा मेन गोल होता है। सबसे पहले जो जब भी हम लोग प्रॉब्लम को फार्मूलेट करते हैं ऑपरेशंस रिसर्च में, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूलेट करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव। अब फंक्शन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होता है, या तो वो मिनिमाइजेशन का केस होगा या मैक्सिमाइजेशन का केस होगा। तो अब आ जाए डिसीजन वेरिएबल पे। डिसीजन वेरिएबल भी हमने पढ़े। सोनो खान है, सोनो खान। यस क्या होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। फराज हैं, फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। फराज, डिसीजन वेरिएबल्स के हवाले से क्या कहेंगे आप। जी सर, डिसीजन वेरिएबल्स तो हमारे पास वो नॉन होते हैं जिन्हें जो है हम सिस्टम कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। यस, यानी कि कंट्रोलेबल वेरिएबल्स जो हम लोगों को कंट्रोल करने होते हैं, हमारी जो इनपुट्स होती हैं बेसिकली वो होती हैं। परफेक्ट, ठीक है फराज। In the context of optimization, decision variables are known as controllable parameters of the system which finding their values in the purpose of problem। यानी कि ये controllable inputs होती हैं और हम लोग इन्हीं की exact values find करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो या तो मैक्सिमाइज हो सके, मिनिमाइज हो सके, या इन सिंपल वर्ड्स वो ऑप्टिमाइज हो सके। फिर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं हमारे। Constraints जो होते हैं वो these are the linear equations arising of practical limitations। The mathematical forms of the constraints f of x less than b or greater than b are called constraints। Constraints भी आपको काफ़ी हद तक अब कवर हो गए होंगे। Constraints यानी कि जो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए कुछ बाउंड्रीज होंगी, कुछ हदें होंगी जिनको वो पार नहीं करेगा। कभी वो मशीन आवर्स होंगे, कभी वो डाइट प्लान्स होंगे, लिमिटेड आपके रिसोर्सेज होंगे, कभी वो इलेक्ट्रिक शॉक्स होंगे, कभी वो मजदूर होंगे। इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आपके पास होंगे। लेकिन कंस्ट्रेंट्स जो है वो बेसिकली प्रैक्टिकल लिमिटेशन है आपकी किसी भी आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। उसके बाद है फीजेबल सोल्यूशन आपके पास। फीजेबल सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। A non-negative solution which satisfy all constraint is known as feasible solution। The region comprising all feasible solution is referred to a feasible region। ये दोनों definitions हम कर चुके हैं, feasible solution भी, feasible region भी। फिर constraint शायद ये dual time हो गया है, इसको आप छोड़ दें, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Optimal solution क्या, optimal का मतलब है मतलब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो हमें चाहिए होता है। ऑप्टिमल एक होता है बेसिक सोल्यूशन जो कि हमारे पास बहुत सारे होते हैं,
लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन सिर्फ एक होता है, यूनिक होता है, या कभी कभी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी मिल जाते हैं, जो हमने केस अभी भी डिस्कस किया, वो भी ऑप्टिमल होते हैं। द सोल्यूशन वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आर नोन एज ऑप्टिमल सोल्यूशन। जहाँ पे आपको या तो अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो मैक्सिमम फंक्शन मिले, अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो मिनिमम फंक्शन मिले, तो वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। मल्टीपल सोल्यूशन अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रॉब्लम में अगर आपके पास बहुत सारे सोल्यूशंस हों तो आप उसे मल्टीपल सॉल्यूशंस कहते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन का एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया। अनबाउंडेड, आपको पता है कि जब आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो, अनबाउंडेड है, यानी कि उसके कोई अपर बाउंड नहीं है। आप मैक्सिमाइजेशन का केस कर रहे हैं लेकिन फंक्शन बाउंडेड नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग करते जा रहा है, तो वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। और इनफीजिबल सॉल्यूशन मींस नो फीजिबल सॉल्यूशन, यानी कि उसमें सॉल्यूशन है ही नहीं। फिर लीनियरिटी है। व्हाट इज लीनियरिटी? इन चीज़ों को, ये जो दो तीन चीज़ें हैं, इनको आप कोशिश करके, ये चार जो चीज़ें हैं इनको टिक लगा रहा हूँ, इनको आप लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, ये नोट करें अपनी डायरी में। लीनियरिटी क्या होती है? द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन वेरिएबल इज अ लीनियर इन कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लीनियरिटी से मुराद है कि आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो भी लीनियर होता है और कंस्ट्रेंट्स भी लीनियर होते हैं। डिविजिबिलिटी से क्या मुराद है? नो इंटीजर वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल आर एक्सेप्टेबल, यानी कि नॉन इंटीजर वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल आर एक्सेप्टेबल। इसमें आपके पास जो है लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके पास क्या होती हैं? नॉन इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्टेबल होती हैं। इंटीजर से मुराद है फिक्स नंबर, यानी कि इसमें आपके पास रिजल्ट पॉइंटों में भी आ सकते हैं, ये डिविजिबिलिटी है। लेकिन इंटीजर प्रोग्रामिंग जो है उसमें आपके पास रिजल्ट्स पॉइंट्स में नहीं आते, उनमें ये चीज़ नहीं होती। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग डिविजिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। सर्टेनिटी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ पैरामीटर आर नोन एंड कांस्टेंट। जब आपको सर्टेनिटी से मुराद है कि जो कांस्टेंट, जो आपके पास पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज आपको पता है और वो कांस्टेंट हों। नॉन नेगेटिविटी 100% ये क्लियर है। द डिसीजन वेरिएबल आर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल आर अनएक्सेप्टेबल, यानी कि हमेशा जो आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो आपके क्या हों? हमेशा नॉन नेगेटिविटी वैल्यू को, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करें। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। ऑल ओवर मॉडल्स इंक्लूड्स कंसेप्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। जितने भी आपके ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल होते हैं उनमें तीन जो है वो मेन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल, और वो क्या होते हैं? वो हमने फाइंड करने होते हैं। नंबर 1 डिसीजन वेरिएबल जो हम लोगों ने फाइंड करने होते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव जो हमारा गोल होता है, जो हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके हम लोग फार्म करते हैं। और नंबर 3 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने क्या करने? मस्ट सेटिस्फाई द सॉल्यूशन। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। तो ये कुछ सॉल्यूशन से आपके पास लिनियरिटी के। अब जो है कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, अगर आप लोग जल्दी से इसका मॉडल मेरे लिए बना दें तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आप इस मॉडल को रीड करें, इसमें से लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉडल जल्दी से बना लें। मैं वापस आता हूँ 2 मिनट के बाद। जल्दी से बना लें। ये मॉडल बना के आप जो है स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकते हैं चैट में।
ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ सॉल्यूशंस आप लोगों के आना शुरू हो गए, रियली वेरी गुड। और कुछ जो सॉल्यूशंस मुझे मिले हैं, जैसे जो फर्स्ट सॉल्यूशन मेरे पास आया है वो 43 का है, 43 है, और 29 ने भेजा है, ठीक है। 13 का सलूशन है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, आई थिंक बिल्कुल ठीक है। टोटल लेस देन आपने लिखे हैं 3.0 और 3.2, ठीक है, परफेक्ट है। और जो 29 ने सलूशन भेजा है, 29 अगर आप सुन रहे हैं तो आपने जो सलूशन मुझे भेजा है वो ठीक है, लेकिन आपने इसमें नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन मिस की है, वो कभी भी मिस ना करें, याद रखें, वो हमेशा आपने यूज़ करनी होती है। 43 का रिज़ल्ट ठीक है, और इसके अलावा 15 का रिज़ल्ट आया है, 15 का भी ठीक है, बिल्कुल सही है। 15 ने एक कंस्टेंट एक्स्ट्रा लिखा है, दैट इज 2.4 x1 प्लस 2x2 लेस देन 9। ये कंस्टेंट आपने कहाँ से लिया है? चलें, जब मैं इसको डिस्कस करता हूँ तो फिर ये करते हैं। आपने एक कंस्टेंट ज़्यादा लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया ये कहाँ से लिया है। 11 ने भी सॉल्यूशन भेजा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इनका भी परफेक्ट है। तो ये था आपका इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, आपने ये किए। मेरे ख्याल में आपके 2 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं वापस लेक्चर की तरफ, आ जाएं। अब बाकी चीज़ें खुद बाद में कर लीजिएगा घर पे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं 1 बाय 1, यानी कि इन सबको सॉल्व करके जितनी जल्दी हो सके ये आप लोग वेरीफाई करवा लें, चेक करवा लें आप इनको सबको सॉल्व करके। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपके पास कुछ इसी तरह का है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी क्या कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन टू प्रोडक्ट। हाँ, इसमें भी आपने लीनियर प्रोग्रामिंग का बनाना है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें। फाइंड द ग्राफिकली द फीजेबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 1। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लीनियर प्रोग्रामिंग बनाई है उसका आपने ग्राफिकली फीजेबल रीजन भी बनाना है, सिर्फ फीजेबल रीजन बनाना है, ठीक है। 37 का रिजल्ट भी आ गया है, ओके है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हैं सारे। और इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या मिला हुआ है, उसमें भी आपने सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इसको ग्राफिकल फीजेबल रीजन भी फाइंड करना है और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएँ तो इससे पहले आपके रोल नंबर से मुझे ये इसका जो सॉल्यूशन है वो आप जो है वो अपलोड ज़रूर करेंगे LMS पे। आप इसका सॉल्यूशन बना के ये 5वें नंबर का तो ज़रूर मुझे दिखाएंगे कि आपसे ये सॉल्यूशन हुआ या नहीं। देखिए इसमें कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसको दोनों तरीक़ों से कीजिएगा, अलजेब्रिकली भी कीजिएगा और ग्राफिकली भी कोशिश करके कीजिएगा, दोनों तरीक़ों से आप कीजिएगा। अलजेब्रिकली जैसे मैंने आपको कहा कि इसको हम लोग चेंज कर लेंगे इनइक्वालिटीज़ में। और किसी ने यहाँ पे पूछा, टेक्स्ट में मैसेज आया कि सर इसमें स्लैक वेरिएबल या सरप्लस नहीं ऐड करेंगे। डेफिनेटली वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप इनइक्वालिटी टू इक्वेशन करेंगे तो आप वो ऐड करेंगे, उसके बाद ही ये होंगे। अलजेब्रिकली इसको सोल्यूशन करने के लिए इसमें स्लैक वेरिएबल आपको ऐड करने पड़ेंगे, वैसे नहीं होगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियस है। तो ये वाला आपने ग्राफिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये थी आज के लेक्चर की रेफरेंसेस, जो जहाँ से ये लेक्चर बना था वो रेफरेंसेस ये हैं। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी हम वो सवाल नहीं करेंगे। अभी हम चलेंगे थोड़ा बुक की तरफ। हमदे ताहा में से कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आखिरी 20 से 25 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। तो चलें अब हमदे ताहा की तरफ चलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है हमदे ताहा का। आई होप कि आप लोगों को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैसेज में कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है,
तो आपको क्लियर आ रहा है नज़र, सब कुछ ओके चल रहा है आज, ठीक है, सिस्टम भी सही चल रहे हैं सबके। तो हम लोग जो है अब ये वाला एलपी वाला प्रॉब्लम जो है अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप लोग इस सेक्शन को, ऑपरेशन रिसर्च वाला जो सेक्शन है, ग्राफिकल मेथड वाला जो सेक्शन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग जो है जब हम उसमें बढ़ेंगे ना मेथड में, तो हमें ये चीज़ें फिर याद आएंगी। इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि आप बुक जो है वो साथ साथ रीड करते जाएं। तो बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है। अब टू वेरिएबल एलपी मॉडल है, दिस सेक्शन डील्स विद द ग्राफिकल सोल्यूशन। इस सेक्शन में हम लोग यहाँ पे जो है वो ग्राफिकल सोल्यूशन के साथ डील करेंगे, और ये जो है बेसिकली हमारा ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दिस सेक्शन डील्स विद द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल प्रॉब्लम। ये वाला वही प्रॉब्लम है, अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग बनवाई थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये वही प्रॉब्लम है जो जिसकी हम लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। रॉ मटेरियल M1 और M2 1000 पर यूनिट था, इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग बना चुके हैं। आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा हमने इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग बनाई थी। तो अब ये इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, जब हम लोग बनाते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने डिसीजन वेरिएबल फाइंड करने होते हैं, ऑब्जेक्टिव फाइंड करना होता है, कंस्ट्रेंट फाइंड करने होते हैं। तो मैं इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है कि ये किस तरह से बना है। मैंने आपको बड़े ही सिंपल वर्ड्स में, बड़े आसान अल्फाज में ये प्रॉब्लम समझाया था, और आप लोगों ने इसके बाद बहुत से प्रॉब्लम्स अब आप एबल हो गए हैं कि आप खुद से ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो इन द लास्ट हमारे पास ये सॉल्यूशन इसका आया था, यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोगों ने बनाई थी वो इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग ये बनी थी। अब इसमें ये कुछ थ्योरी है जो पढ़ने वाली है, जो बड़ी मज़ेदार सी थ्योरी है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा बेसिकली ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ये चीज़ें ज़रूर थ्योरी को पढ़ें। यहाँ से आप ये लिमिट्स हैं, मार्केट लिमिट्स हैं, ये x1 माइनस x2, इस सेक्शन को आप थोड़ा सा एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू कीजिएगा घर पे। जब आप ये रिव्यू करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम का पूरे का पूरा जो ओवरऑल लुक है वो आपको समझ में आ जाएगा कि फीजेबल सोल्यूशन, इनफीजेबल सोल्यूशन, इसमें देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए फीजेबल सोल्यूशन क्या होता है, इनफीजेबल कब होगा और क्यों होगा, इसमें एग्जाम्पल भी साथ दिए हुए हैं। और द गोल ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑप्टिमम द बेस्ट फीजेबल सोल्यूशन टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को आपने मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, to find the optimal feasible solution that maximize the total profit, first we need to show has infinite number of feasible solutions, a property that is shared by all non-trivial LP, hence the problem cannot be solved by enumeration. The graphical method in this section is algebraic generalization in chapter 2। यानी कि इसको हम लोग जो है आगे अगले चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो इसको जनरलाइज करेंगे। इसमें कुछ है, इसके आपके पास क्या है, इस प्रॉब्लम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फीजेबल सॉल्यूशंस हैं। इस प्रॉब्लम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ फीजेबल सॉल्यूशन। अब आपको पता है इनफाइनाइट फीजेबल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट कब होते हैं, जब हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी। अगर आप यहाँ पे वापस आपको लेके जाऊँ तो आपने अब ये देखा है कि इनफाइनाइट फीजेबल सॉल्यूशन जो है वो आपके पास कब होते हैं, या मल्टीपल सॉल्यूशन कब होते हैं। यानी कि ये वाला जगह आप रेडी मिक वाला प्रॉब्लम करेंगे तो शायद आपको क्या होगा, यस ओवरलैप होगा, यानी कि इसका कोई कंस्ट्रेंट जो होगा वो जी के पैरेलल होगा शायद। तो देख लेते हैं। तो शायद इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये कह रहा है कि हम चैप्टर नंबर 3 में इसको देखेंगे कि इसके किस तरह से इसके जो है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। बेसिकली ये चीज़ें पढ़ लें आप लोग अच्छी तरह से। मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो फिर जब हम प्रॉब्लम करें तो चीज़ें हमें कंफ्यूज ना करें। अब मेन हमारा थीम जो है वो ये है, अब हमने इसको डिस्कस करना है जो आज का हमारा काम था, ग्राफिकल सोल्यूशन। ग्राफिकल सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले फीजेबल सोल्यूशन स्पेस फाइंड करते हैं। फीजेबल स्पेस कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन सबको ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो भी हमारा रीजन बनेगा, जो भी हमारा सोल्यूशन एरिया बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीजेबल रीजन आप लोग उसको कह सकते हैं, जहाँ पे सोल्यूशन पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद डिटरमाइन द ऑप्टिमल सोल्यूशन अमंग ऑल पॉइंट्स इन द सोल्यूशन स्पेस।
The presentation used two examples show how maximization and minimization of the objective function are handled. हम तो यहाँ पे अब दोनों ही करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम भी करेंगे, मैक्सिमाइजेशन का भी करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, सिर्फ देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा चीज़ें में, इनमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब इसमें बहुत सी थ्योरी लिखी है, देखें ये चीज़ें जो हैं ये पढ़ने वाली हैं। पहला प्रॉब्लम कर रहे हैं रेडीमेक वाला, डिटरमाइन द फीजेबल सोल्यूशन स्पेस आप कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेंगे, वो इसलिए क्योंकि x1 ग्रेटर देन होता है 0 से और x2 भी ग्रेटर देन होता है 0 से। जैसे मुजफ्फर ने क्वेश्चन पूछा कि सर x1 माइनस x2 था और वो तो दूसरे रीजन में चला जाएगा, भले वो चला जाए, उसका ग्राफ कहाँ कहीं भी बने, लेकिन हम उसको बाउंड कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उनके क्वेश्चन का आंसर हो गया था। तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा जब आप ग्राफ बनाएंगे तो काउंट द रिमेनिंग कंस्ट्रेंट, रिप्लेस द फर्स्ट इनइक्वालिटी विद एन इक्वेशन, यानी कि आप इनइक्वालिटी को एक इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट कर दें। ये देखें इसमें लाइन में लिखा हुआ है, देन ग्राफ द स्ट्रेट लाइन बाय चूजिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने मुझसे बहुत से सवाल पूछे थे कि सर अगर हम लोग इसके कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो ये चेंज आ जाएंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं होता जब आप मैथमेटिकली सही करेंगे। एक स्टूडेंट था वो कर रहा था, लेकिन वो मैथमेटिकली उन्होंने गलती की थी। वो अगर यहाँ पे आप 6 कॉमन लेंगे तो वो इसमें से भी कॉमन लें, अलग अलग ना लें, या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लें 6x1 लेस देन और इक्वल टू 40 या 6x1 लेस देन इक्वल टू 40, यानी कि x2 0 पुट करें फिर x1 0 पुट करें, दोनों में से एक 0 पुट करेंगे तो आपको ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी कि आप इनइक्वालिटी को ग्राफ किस तरह से करेंगे। इस तरह से करने के बाद आप जो है वो ये सारे के सारे ग्राफ जो है वो आप बना लेंगे, जो इस तरह से बनेंगे। ये देखें ये आपका ग्राफ बन गया। अब क्या होगा, अब आपने जब ग्राफ बना लिए तो डिपेंड करता है कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ है। देखिए ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ है, इसकी डायरेक्शन डाउन है, सेकंड की भी डाउन है, थर्ड की इस तरफ है, फोर्थ की डाउन है, और 6 जो है उसकी अप है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है तो इसकी भी अप है। तो ये वाला जो स्पेस है, यानी कि ये जो आपके नजर आ रहे हैं ये वाले नंबर्स, ये आपका स्पेस है AFEDCB या ABCDEF, ये आपका सॉल्यूशन स्पेस है या जिसको हम कहते हैं फीजेबल रीजन है। मेरे ख्याल में आप लोगों को कवर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने खुद भी पढ़ा होगा। मैंने रात को आपको पहले ही कहा था कि थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, तो मैंने आपको रात को पहले ही बता दिया था कि ये वाला सेक्शन जो है आप बुक में से रीड कर लें। आई होप कि आप लोगों ने रीड किया होगा। जो क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो वाले क्वेश्चंस नहीं आए आप लोगों की साइड से, क्योंकि मुझे जहन में था कि आप बुक पढ़ के आएंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन आपने वो वाले सवाल नहीं पूछे जो मैं चाह रहा था कि आप लोग पूछें। बहरहाल कोई बात नहीं। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं ग्राफिकल मेथड में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू, ऑटोमेटिकली यील्ड्स 0 लेफ्ट हैंड साइड सिंस लेस देन 24। हाफ स्पेस यानी कि हाफ प्लेन आपका containing 0 0 is a feasible for inequality 1। 0 0 inequality 1 के लिए आपकी feasible as the direction of arrow figure 2.2 show the application of the reference point procedure, the remaining constraint procedure, the feasible solution space A B C D E F in which all the constraints are satisfied verified, all point outside the boundary of the area A B C D are infeasible। यानी देखें जो इनिशियल सोल्यूशन अगर आप लें, यानी कि फर्स्ट सोल्यूशन अगर हम लें जो कि हम लोग 0 0 ले रहे हैं, तो सारे की सारी इनइक्वालिटीज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। और ये जितने भी पॉइंट हैं इस रीजन के अंदर ABCD जो हमने लास्ट फिगर पे मार्क किया है, इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं, यानी कि ये जो रीजन हम लोगों ने लिया है ABCD, इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं आपके सोल्यूशन होंगे। और जो ओरिजिन वाला पॉइंट हमने लिया है ये सारे के सारे इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बाहर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो इन सारी इनइक्वालिटीज को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बुक बताना चाह रही है। तो ये तो आपका पहला प्रोसीजर था जिसमें आपने क्या करना था, आपने सिंपली इसमें क्या किया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, जब आपने फीजेबल रीजन बना लिया 0 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है ओरिजिन, डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये वाला मैंने डिस्कस करना था आपके साथ कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे। द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन पॉइंट्स इन द फीजेबल स्पेस, जो फीजेबल स्पेस है इसमें इज इनफाइनाइट क्लियरली प्रीक्लूडिंग द यूज ऑफ एग्जॉस्टिव एनुमरेशन। डेफिनेटली मैंने भी आपको यही कहा था कि उस रीजन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बहुत से पॉइंट्स होंगे, जहां पे आप फिंगर रखेंगे या पेन रखेंगे या कोई भी पॉइंट पिक करेंगे फीजेबल रीजन में से वो उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो बेसिक सॉल्यूशन होता है।
A systematic procedure is thus needed to determine the optimal solution. अब यहाँ पे एक systematic procedure की बात कर रहा है कि यहाँ पे एक systematic procedure जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो देखते हैं कि आपका systematic procedure जो है वो क्या है। systematic procedure में क्या होगा, सिस्टमेटिक प्रोसीजर में क्या है, अब देखते हैं क्या होगा। जी, तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर में क्या होगा, फर्स्ट द डायरेक्शन इन विच द प्रॉफिट फंक्शन जी इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जी किस टाइप में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज, रिकॉल एज वी आर मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीज होगा जब हम मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, ये याद रख लें। और अगर हम मिनिमाइजेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इज डिटरमाइंड बाय असाइनिंग आर्बिट्री इंक्रीजिंग वैल्यूज टू जी। ये देखें यहाँ पे आर्बिट्री वैल्यूज आप असाइन करेंगे जी को, जो वही सी की वैल्यू है जो मैंने आप लोगों को कही थी कि आप कोई भी एक वैल्यू ले लें सी की। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे इसने क्या किया, 10 से स्टार्ट किया, पहले जी के लिए इसने 10 लिया, 10 लेगा तो एक ग्राफ बनेगा, फिर y 15 लिया, इसी तरह से इंक्रीज करता जाएगा। z आर्बिट्री टू 10 15 डायरेक्शन ऑफ z इंक्रीजेस, जिस डायरेक्शन में z इंक्रीज हो रहा है आप डिफरेंट वैल्यूज आर्बिट्री वैल्यूज लेके z को आगे बढ़ाते जाएंगे। मूविंग इन द डायरेक्शन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑकर्स एट c because it is the point of feasible point in the solution space beyond which any further increase will render an infeasible solution। यानी जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाएंगे, यहाँ से आप एक लाइन, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है ये जी की लाइन है, ये वाली जो जिस पे मेरा मार्कर अभी खड़ा है ये वाली, तो जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन सॉल्यूशन है, यहाँ से आप इसको ऐसे मूव कराना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इस पॉइंट पे टच करेगी, फिर इस पॉइंट पे टच करेगी, फिर इस पॉइंट पे, फिर आपकी इस पॉइंट पे टच करेगी, फिर आपकी इस पॉइंट पे वो आके रुक जाएगी सी पे। सी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ये वो प्रोसीजर है जो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करते हुए आए हैं। तो ये वही आपका प्रिंसिपल है जो हमने फॉलो किया है। अच्छा, अब आगे क्या है, अब आगे देखते हैं इसमें। मूविंग इन द डायरेक्शन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑकर्स एट सी पे ऑकर होगा। द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 एसोसिएट द ऑप्टिमल पॉइंट सी डिटरमाइंड बाय द सॉल्विंग इक्वेशन एसोसिएट विद लाइन 1 एंड 2। अच्छा, ये चीज ये तो हो गया ग्राफिकली। अब वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपके जो सॉल्यूशन आपके निकले हैं ये वाले, ये जो सॉल्यूशन आपके निकले हैं, ये जो मैंने आपको कहा कि ये सी पे है, तो बेसिकली देखिए ये सी पे कौन सी इक्वेशंस हैं। सी पे आपकी जो इक्वेशंस हैं, ये एक तो ये वाली इनइक्वालिटी है 6x1 + 4, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है x1 + 2x2, ये वाली दो इनइक्वालिटी। अब इनको ये वाला अगर आपने सी पॉइंट के अलजेब्रिकली अगर आपने पॉइंट फाइंड करने ना, ग्राफिकली तो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन आप कौन सा पॉइंट होगा वो तो आपको ग्राफिकली सिर्फ वो पॉइंट मिलेगा, उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी ना। वैल्यू तो आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी हर पॉइंट की कि वैल्यू क्या है। ये वाली वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे, फॉर एग्जांपल ई की यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, कैसे फाइंड करोगे। इसको फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन जिस कंस्ट्रेंट की है, ये जो है इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अगर आपने सी पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यूज मिल जाएंगे। इसी तरह से इन सब की वैल्यूज आप 1 बाय 1 फाइंड करेंगे जब आप अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, ये पेज जो है ये चेंज हो गया है, लेट मी कम बैक अगेन। तो ये था वो प्रोसीजर, यानी कि अब आपको जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आए आप ग्राफिकली तो सॉल्व करें, साथ साथ अलजेब्रिकली भी चीज़ों को देख कर आए कि अलजेब्रिकली ये चीज़ें कैसे होंगी। तो ये ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अलजेब्रिकली आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने सिंपल इनको इक्वेशंस में चेंज कर दिया। इक्वेशन में चेंज करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये यहाँ पे आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे एक स्टूडेंट था, उसने कहा था कि सर यहाँ पे आप स्लैक वेरिएबल ऐड नहीं कर रहे, तो स्लैक वेरिएबल भी हम आगे जाके उस तरीके से भी सीखेंगे कि जब आप स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। डोंट वरी, वो भी तरीका है, आप स्लैक वेरिएबल ऐड करके भी ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप सिंपली क्या करें,
जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं उनको इक्वेशन में चेंज कर लें, क्योंकि हमने सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स चाहिए, तो बाउंड्री पॉइंट्स हमें इस तरह से मिल जाएंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, इक्वेशंस में चेंज कर लें। तो द सोल्यूशन x1 ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब रिमार्क्स है, इन प्रैक्टिस a typical may be include hundreds or even thousands of variables of contains of good. The study of the variable answer is that the graphical provides key result. The optimal solution of an LP when it exists is always associated with a corner point. ये चीज याद रख लें, अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको मिलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट पे होगा। Thus the limiting of the search for the optimal from an infinite number of feasible points to a finite number of points. तो इसीलिए वो जो इनफाइनाइट नंबर सोल्यूशन होते हैं सोल्यूशन स्पेस में, उनमें से हटके हम फीजेबल नंबर ऑफ सोल्यूशन या पॉसिबल नंबर ऑफ सोल्यूशन या फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस पे आ जाते हैं। यानी कि वैसे तो आपके पास लाखों पॉइंट्स हैं, लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे मैक्सिमम, तो बेसिकली ये चीजें जो है बाउंडेड हो जाती हैं। दिस पावरफुल रिजल्ट इज द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जनरल अलजेब्रिक सिंप्लेक्स मेथड। ये जो डिस्कशन था ये हमें ले जाएगा किस पे, सिंप्लेक्स मेथड की जनरलाइजेशन पे। तो वहां पे जाके हम लोग ये चीजें अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा टेस्ट हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग वहां पे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को ऐड करके ये चीजें करना शुरू करेंगे। बस थोड़ी देर में वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर आपके मुझे पता है बहुत सारे सवाल होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सिखाना था, ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपको याद होगा 30% ऑफ प्रोटीन एंड 5% ऑफ फाइबर। कोई स्टूडेंट है जिसने ये कर लिया है, जिसने करके रखा हुआ हो ऑलरेडी कि सर मैंने ये किया था, लास्ट सेक्शन में ये मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। कंफर्म करें अगर किसी ने किया है तो आई एम मॉनिटरिंग चैट मॉनिटर कर रहा हूँ, अगर किसी ने किया है तो उसे यस के मैंने किया था, अगर नहीं किया तो ये अभी यहाँ से देख के कर लीजिएगा। ओके, 11 ने किया था, ठीक है। तो आप अब यहाँ से जो है नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो ये प्रॉब्लम यहाँ से देख के कर सकते हैं, और इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे डिटेल के साथ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये करने वाला हूँ और कुछ भी नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग दूसरा प्रॉब्लम कर रहे हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आप किसी फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है। पहला प्रॉब्लम हमारा मैक्सिमाइजेशन का था। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि, रुको मैं देखूं कि यहाँ पे बैठा कौन कौन है क्लास में। तो अब हम ये वाला प्रॉब्लम जो है हम डिस्कशन के साथ जो है वो करेंगे। इन मीटिंग वी हैव हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, participant 52, in meeting 48, see all challenge, yes 1-4 1-4 आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर। हाँ, तो अब ये प्रॉब्लम हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। मुझे नजर आ रही है स्क्रीन आपको? हाँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, मैं क्या करूं, किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करूं ताकि मैं ये प्रॉब्लम जो है वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर पाऊं। जल्दी करें बेटा, इतना टाइम नहीं है। चले आप माइक अपना म्यूट कर लें। यस 1-6 आप बता सकते हैं कि मुझे पहला प्रोसीजर क्या है? माइक म्यूट करें 1-4। यस सर। हाँ, आप बता सकते हैं पहला प्रोसीजर क्या होगा? यस सर। हाँ बताएं फिर। सर पहले हम इनको जी सर, पहले इनको हम ग्राफिकल प्रेजेंट करेंगे। किसको ग्राफ, ठीक है, इनके किसका ग्राफ ग्राफ बनाएंगे? सर ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, चले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए जी, ये थे 1516 ने कहा कि हम लोग जितने भी हमारे कंस्टेंट्स हैं उनके ग्राफ आप बना लें। तो हमने जल्दी से इनके ग्राफ बना लिए हैं, इनके ग्राफ बना लिए हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अब मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, देखूं ये यहाँ पे जो है 5-6 आप मुझे सुन रहे हैं? यस 5-6 नहीं सुन रहे। 43 वाला मुझे सुन रहे हैं?
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 43 अब मुझे ये बताएं कि जो फिगर आपके सामने खुली हुई है, फिगर 2.3 आपको नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, ये प्रॉब्लम बेसिकली है मिनिमाइजेशन का, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का होता, ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है, अगर ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का होता तो जी क्या सर। इसमें सॉल्यूशन होता या नहीं होता? अगर सॉल्यूशन होता तो कौन सा होता? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर ये मैक्सिमाइज का हो तो सर मैक्सिम हाँ, जी सर, अगर मिनिमम का है तो ये मतलब लोअर साइड पर है इसका सॉल्यूशन जो हाँ, है, अगर रीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए ठीक है। तो। अगर फिलहाल मैक्सिमाइजेशन का फीजिबल होता, और इनके नहीं, अगर मैक्सिमम का होता तो ये अपर साइड पर होता, और मतलब ज्यादातर हम इसको कंसीडर ना करते क्योंकि ये कंस्ट्रेंट्स में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। सॉल्यूशन जो इसका नहीं मतलब इन नहीं आ सिंपल रहा। वर्ड्स आप ऐसा कह दें कि अगर आप मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अनबाउंडेड हो ठीक है, जाएगा। ऐसा जी ही सर। होगा। जी 46 में सर। सही कह रहा हूँ? ये वाकई अनबाउंडेड होगा या नहीं? यस, 46। जी, मैं सही कह रहा हूँ? अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो इसका सॉल्यूशन होता या नहीं होता? शायद इनकी आवाज में प्रॉब्लम है कोई। चलें, आप बंद कर लें। फराज, यस 32। यस सर। हाँ, फराज बताओ, अगर ये मैक्सिमाइजेशन का होता तो क्या वाकई इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड था? यस सर, वाकई अनबाउंडेड था, रीजन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता रीजन क्योंकि इनफाइनाइट नहीं होते। क्योंकि सर ये इनफाइनाइट वाला सिस्टम और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब इसका रीजन ही अनबाउंडेड है। इनफाइनाइट तो तब होगा ना जब ओके हमें बहुत से सर। सॉल्यूशंस मिले। मतलब इसमें तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं। यस सर, यस हाँ, सर, सही। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा कुछ नहीं इसका। होगा, अनबाउंडेड होगा। चलें जी, अब आप म्यूट कर लें माइक, तो मैं यस। वापस आता हूँ। तो जो काम की बात मैंने आपको बतानी थी वो ये थी, स्टोरी ऑफ द डे ये है कि आप जब प्रॉब्लम को मिनिमाइज करेंगे, बाकी प्रोसीजर सारा सेम है। और ये जो z की वैल्यू है, पहले हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में ओरिजिन से अपवर्ड गए थे, अब अपवर्ड से डाउनवर्ड आएंगे। जिस पॉइंट को सबसे आखिर में टच करेगी, मिनिमम में जिस पॉइंट को ये लाइन सबसे आखिर में टच करेगी, वो वाला पॉइंट आपका ऑप्टिमम पॉइंट होगा। तो ये मैंने आपको बताना था इस लेक्चर में, इस स्लाइड में। तो यही था, द मॉडल मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर 3.2, ये पढ़िएगा। एंड बला 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 बला, ये सारा कुछ था। मेरे ख्याल में जो चीज़ मैंने समझानी थी वो मैं आप लोगों को समझा चुका। आप लोगों को समझ में भी आ गया कि ये किस तरह से हुआ और ये क्यों हुआ। ये था आपका ग्राफिकल मेथड। अब कुछ असेसमेंट क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, वो आपने करने हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप यहाँ से एग्जाम्पल करेंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एग्जाम्पल्स, ताकि आप लोगों को जो आइडियाज़ हैं वो सिंपल तरीके से समझ में आ जाएं। जितनी कोशिश कर लें उतनी बेहतर है। जितना इसको पढ़ेंगे, बुक को पढ़ें, बुक में आपको हर बुक की एक रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिल जाएगा। तो बुक को ज़रूर पढ़ें, ये मैथमेटिकल मॉडल्स बने हुए हैं, इनको देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक चीज़ें कन्वे करूँ। तो अब हम लोग चलते हैं आपके मासूम सवालों की तरफ। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम है वो शायद मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे लिए लीनियर, जो यानी अगर मैं आपको प्रॉब्लम दूं मिनिमाइजेशन का, तो क्या आप कर पाएंगे या नहीं? मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम चलें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में। मैं फिर आपको जब क्वेश्चन आंसर के सेशन में एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ उसको करते हैं। चलो आए, अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखते हैं कि आज के सवाल जो हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। चलें जी, अब आप लोग जो है वो क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वन बाय वन। जी 32। जी सर, फराज। हाँ फराज, हुक्म करो।
हाँ सर, हुक्म ये है कि सर ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन जो है ये जरा रिपीट कर दें। हाँ इसमें तो सर ऐसा होगा ना कि सॉल्यूशन होंगे पर अनबाउंडेड होंगे, हाँ कोई बाउंड्री नहीं होगी उनकी। बिल्कुल, और मतलब आप कह रहे हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। टेक्निकली उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना, हम यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात कर रहे हाँ हैं। वैसे वैसे टेक्निकल आप सही अपनी जगह सही पे सही सर, वो सोच रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन हो वो जाएंगे फिर। सारे सोल्यूशन बहुत से होंगे, इन्फिनाइट होंगे, लेकिन वो बेसिक होंगे। हम किसकी सर्च में हैं? ऑप्टिमल। बेसिक हम सर। ऑप्टिमल की सर्च में है ना, ठीक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक सर समझ में ठीक। आ गया? आप अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही ओके है, सर, आ सिर्फ गया। थोड़ा सोचने का अंदाज अलग है। चलें जी, वेरी गुड, हो गया। फराज के क्वेश्चन का अंदाज आंसर हो फिर गया। सेम हो गया। 38, 38 नहीं, पहले डबल वन को चांस देते हैं, पहले डबल वन आ जाए, 1 बाय 1 क्यू में चल रहे हैं। यस डबल वन। अस्सलाम वालेकुम सर, हसीब दुनिया गया। जी हसीब। सर मुंहिंजो क्वेश्चन इहो आहे त सर इनफीज़ेबल रीजन असां पढ़ियो हुई, हाँ त सर उन में इहो हुयो त हिकिड़ी लाइन जी डायरेक्शन सपोज कयो लेफ्ट साइड ही, ॿी लाइन जी डायरेक्शन राइट साइड हुई, सही। त सर उन्हनि जो मतिलबु रीजन कोन पियो ठहे, अनबाउंडेड थी वियूं। हाँ अनबाउंड रीजन ठही न पियो, तो बस फीजेबल रीजन कोन, त सोल्यूशन आहे ई कोन। जी जी सर, ऐं मतिलबु सर असां इहो चई सघूं था त हिन रीजन तॾहिं ठहंदो जॾहिं इहे हिकिड़ी डायरेक्शन में मूव कनि। एग्जैक्टली, ॾिसो न, इहे शयूं असांजे कंट्रोल में न आहे त इहे ॿई हिकिड़ी साइड में मूव कनि। इहो त हाणे लीनियर प्रोग्रामिंग आहे, फिजिकल लाइफ आहे, प्रोग्रामिंग कहिड़ी बि थी सघे थी। मतलब ज़रूरी ना है त हर लीनियर प्रोग्रामिंग जो सोल्यूशन हुजे, इट्स नॉट नेसेसरी। जी ऐं सर। जेकॾहिं साॻी डायरेक्शन में हुजे न त डेफिनेटली हुननि जो सोल्यूशन हुजे हा। ओके, चलें जी, अब जो नेक्स्ट है, जी जी सर। ओके, जी नेक्स्ट है जी 16। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। सर अवेश हियर। हाँ जी अवेश। जी सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हमने अभी अनबाउंडेड का पढ़ा है, तो सर प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देखेंगे कि जैसे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारी हमारी कंडीशंस हैं, और जो भी कंपनी दो प्रोडक्ट्स हाँ जो प्रोड्यूस कर रही है, तो उनकी जो एक कंडीशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम ऑफ कॉस्ट करेंगे, हाँ तो सर प्रैक्टिकली हम अनबाउंड को कैसे देखेंगे कि देखिए ना, उनका क्या सोल्यूशन। हम जब ये समझते हैं कि उनका सोल्यूशन नहीं होता, तो ये कैसे हाँ होगा बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। हो जाता है। देखो बेसिकली हम जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं या कोई भी मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, तो हमारा मेन गोल यही होता है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल हो, बेस्ट सोल्यूशन हो। लेकिन जब आप फिजिकल लाइफ में से प्रोग्रामिंग के मॉडल्स बनाते हैं, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर मॉडल का जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल आपके एज पर डायर नीड आ जाए। ये हमारी खुशकिस्मती होती है कि अगर हम लोगों ने किसी कंपनी के लिए मॉडल बनाया है तो वो फर्स्ट गो में अप्रूव हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते हैं, अपने प्रोसीजर को रिवाइज करते हैं। यानी पहले मॉडल की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फार्मूलेशन ऑफ मॉडल, सॉल्यूशन, फिर वैलिडेशन। सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है आप फर्स्ट स्टेप पे वापस चले जाएंगे, अपनी प्रोग्रामिंग को दोबारा अल्टर करेंगे कि कहीं आपने कोई गलती की है। कुछ चीज़ों को आप बाउंड करेंगे दोबारा से, कुछ चीज़ें आप लोग रखेंगे, कुछ छोड़ेंगे, फिर दोबारा से वो मॉडल आप दोबारा बनाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक आपका मॉडल का सॉल्यूशन ऑप्टिमल यानी ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ जाता। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। जी सर। सर इसका मतलब यही है कि हमें जो भी कंडीशन मिलती है, हमें उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन एनी हाउ प्रोवाइड करना है। यस, यानी फिजिकल लाइफ में तो हमारा गोल यही होता है, फिजिकल लाइफ का गोल तो यही होता है। लेकिन अब बुक में जो हमें प्रॉब्लम मिले हुए हैं वो तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लास में सॉल्यूशन करते हैं। इन फ्यूचर जब आप ओआर एक्सपर्ट बन जाएं, फॉर एग्जांपल आप ओआर की फील्ड में मास्टर्स पीएचडी करके आ जाएं, तो फिर आप डेफिनेटली यू हैव टू डील विद अ फिजिकल लाइफ। तो फिजिकल लाइफ में हर तरह के सिनारियोज आपके सामने आएंगे, फिर जिस तरह की सिचुएशन होगी आप वैसे उसको टैकल करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग बैचलर्स तो हम सिर्फ बुक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम की जो कंडीशंस होंगी हम वो लिख देंगे कि हम उस लीनियर प्रोग्रामिंग को रिवाइज तो नहीं कर सकते ना, वो जिसने बनाई है उसने जैसे भी की है, हमने सिर्फ सॉल्व करना है यहाँ पे। लेकिन फिजिकल लाइफ में जब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है सर। ओके बेटा, लोअर हैंड कर लें आप।
G38 आप पूछ सकते हैं। Yes, 38. Sir, there are two conditions for the parallel lines. पहले अपना नाम बताया करें ना बेटा, One is overlap. पहले अपना नाम बताया करें, आप फिर क्वेश्चन पूछा करें। Sir, there are two conditions for the parallel lines. कौन कौन सी? One is overlapping. Suppose that one is overlapping and second is non-overlapping. ठीक है। Sir, Yes. are you listening to Yeah, me? yes, I am listening. Sir, overlapping lines have infinite solutions, which is acceptable. But I think that if we have non-overlapping lines and these lines are parallel to each other, then I think that it should be finite solutions. How it is finite solution? A is equal to lambda b. If two lines are parallel, A is equal to lambda b condition होती है ना। Okay, if in a matrix algebra, Objective function line is intersecting this. देखिए ना, अगर आप So our objective function line intersecting. आपकी वॉइस बीच में कट रही है, देखें वो ऐसा केस नहीं होगा जब आपके पास, जब पैरेलल लाइन वाला केस नहीं बनेगा जब आप z को एक्सटेंड करेंगे ना किसी डायरेक्शन में, क्योंकि हम z को आर्बिट्री इंक्रीज करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? z को हम आर्बिट्री इंक्रीज करते जाएंगे। जब आप z को आर्बिट्री इंक्रीज करते जाएंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे वो लाइन और z दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। यस 38 जल्दी कर लें। हाँ 2x + y हाँ ठीक है। ये जो आपने जो लिखे हैं ना कंस्ट्रेंट्स, ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये अलग बहस हो जाएगी, ये और चीज है। इसमें जो है आपके पास इसका एक अलग केस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये और चीज है जो आपने लिख के भेजी है। बेसिकली आप जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू z लेते हैं बेटा। मैंने आपको जो चीज यहाँ वहां पे शो करवाई थी स्लाइड, अगर आप देखें तो मैं आपको स्लाइड शो कराता हूँ। ये चीज, ये वाला केस अलग है, ये और चीज है। वो आपको स्लाइड नजर आ रही है? मैंने स्लाइड खोली है, देखो। यस 38 कैन यू सी द स्लाइड? हाँ देखो देखो आ जाएगी। अब आइए, आ रही है। अभी भी नहीं आई? अब तो आ जानी चाहिए थी। यस चलो आप देखो, आपकी सब पिक्चर शो हो रही है। यस अभी स्लाइड आ रही है। हाँ आ गई है। जी अब तो आ जानी चाहिए आपको नजर। नहीं आई अभी तक? अभी आ गई है? हाँ तो आ गई। अब देखो बेटा, ये हाँ ठीक है। अब देखो जो आपने लिख के भेजे हैं, आपने वो दो कंस्ट्रेंट्स लिख के भेजे हैं, वो एक और चीज है, वो केस आगे आएंगे, लेकिन वो अलग केस है। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने फिगर खोली है जिसमें लिखा है मल्टीपल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये जो डार्क लाइन है ये z की लाइन है, ये z वाला जो फंक्शन है उसकी लाइन है, और ये आर्बिट्रली मूव करेगी आगे आगे पीछे। ये जो आपने कंस्ट्रेंट भेजे हैं ये दोनों फिक्स हैं, ये और केस है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये तो इनके आपके पास ये और केस आ जाएगा, ये हम आगे डिस्कस करें। अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें हम जो ये वाली जो लाइन है ये कंस्ट्रेंट की लाइन है, जो स्मॉल लाइन है थिन लाइन है, और ये जो डार्क लाइन है ये z की है। z को हम आर्बिट्री आगे मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। और वो जो दो आपने जो कंडीशन भेजी है वो दो कंस्ट्रेंट्स पैरेलल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो अलग केस है, वो आगे चैप्टर नंबर 3 में इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, वो भेजा है आपको, और सर दो चलें, मेरे ठीक है। सवाल भी है।
जी, और किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर भी आप स्टडी करें दोबारा, आप सही जा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा जो है सर वो इसमें है कि आप कंस्ट्रेंट की डिस्कस कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट के वो अलग केस है। जी सर जी तो अब बताएं। मेरे ख्याल में बाकी सबके सवालों के आंसर हो गए। 29 आप ज़रा अनम्यूट करें अब। यस, हाँ। हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि आप रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लेते हैं हमेशा, तो इसमें भी बेटा यही तो लिखा है, और क्या लिखा हुआ है? ये भी कह रहा है कि इट इज कन्वीनियंट। सर इसमें क्या हाँ, इसमें कह रहा है कि इसमें रेफरेंस बेटा पॉइंट यही 0 लिखा 0 है कि ले इट इज सकते हैं, पर कोई कन्वीनियंट ऐसी कोई कंप्यूटेशनली कंडीशन टू हो सकती सिलेक्ट है जहाँ पर 0 हमें एज रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट पॉइंट। 0 तो 0 मैंने ना भी लेनी आपको पड़े, यही कोई कहा और लेनी कि पड़े। सबसे पहले हम 0 0 ले लेते हैं, और अगर आप नहीं भी लेंगे 0 0 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 0 बेसिक सोल्यूशन तो होता है, ऑप्टिमल नहीं होता। तो इसमें भी एग्जैक्टली वही बात लिखी है, आप इसको पढ़े ना, आप इसमें कहाँ पे कंफ्यूजन है आपको? बिल्कुल यही लिखा है, एज अ रेफरेंस पॉइंट अनलेस द लाइन। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन हमेशा हमारा सॉल्यूशन होता है मैक्सिमाइजेशन के टाइप्स में, जहां तक मुझे अंदाजा है। लेकिन मैं कन्फर्मली इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे किसी एग्जाम्पल के से मैं गुजरा नहीं हूँ। लेकिन आपका ओरिजिन हमेशा जो है वो सॉल्यूशन होता है मैक्सिमाइजेशन टाइप के प्रॉब्लम में। आपका ओरिजिन हमेशा इंक्लूड होता है। मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में ओरिजिन नहीं होता कई दफ़ा,